हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस बाय एम। आज हम 11वीं क्लास का एक नया टॉपिक सार्थक अंक पढ़ेंगे। देखिए क्या है सार्थक अंक, सुनिएगा। सार्थक अंक के बारे में क्या कहता है ये अंक। अंक का मतलब तो कोई गणितीय अंक होता ही होता है, साथ में सार्थक का मतलब क्या होता है। सार्थक का मतलब होता है बेटा अर्थ। अर्थ बोले तो जिसका कोई वैल्यू हो, मान हो या रियल नंबर होना चाहिए। हालांकि रियल ही होते हैं नंबर तो सारे के सारे, पर इसका अर्थ यही है कि उसका कोई काम का होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए उसका। जैसे कि कोई संख्या है 2.134567679 ऐसा कुछ संख्या है। इस संख्या की यदि बात करें तो संख्या में हमें अगर लिखे काम की संख्या तो 2.1 से भी काम चल सकता है। बट अगर दूसरी नजर से देखें तो क्या ये सही है? नहीं। दो तो मान लेंगे कि ठीक है कि रियल नंबर है, रियल मतलब एक यथार्थ मान है, बट क्या पॉइंट के बाद में एक सही है? हो सकता था यहाँ पे दो होता, यानी एक से ज्यादा भी तो हो सकता था। जैसे कि ज्यादा ही है एक से, तो भी 1.3 जब 1 3 आ रहा है तो मतलब एक से तो ज्यादा ही है, यानी यहाँ दो होना चाहिए था। या यहाँ संख्या कम भी हो सकती है, यानी यहाँ भी कम होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहने का मतलब दशमलव के बाद जो संख्या आती है उस संख्याओं में हमें डाउट ये रहता है कि प्लस एक माइनस का रहता है, प्लस माइनस एक का रहता है। यानी हमें ऐसा लगता है कि संख्या या तो एक ज्यादा होगी या कम हो सकती है। थोड़ा सा एक में संदेह होता है। इस संदेह को दूर करने के लिए सार्थक अंक समझना जरूरी है। हमें सार्थक अंक का जोड़ बाकी भी आना जरूरी है और गुणा भाग भी आना जरूरी है। और क्या सार्थक अंक है, कितना सार्थक अंक होता है, प्रत्येक संख्या में छांटना जरूरी है। उसके लिए बेटा कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। क्या क्या नियम है जो इस सार्थक अंक को क्या करता है, हमें समझाता है। बात करते हैं शुरुआत से ही। सार्थक अंक बिना शून्य वाले होते बेटा अशून्य अंक। अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य बोले तो जैसे कि संख्या है 1 3 5 6, ये अपने आप में सार्थक अंक है, चाहे वो दशमलव में हो चाहे बिना दशमलव में हो। जैसे संख्या ऐसी भी है तो भी है, क्योंकि उसमें शून्य नहीं है। तो अशून्य अंक जितने भी होते हैं वो सारे सार्थक अंक में काउंट होंगे। जिनकी आपको पूछे कि बताओ इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो 4 सार्थक अंक है, तो इसमें बेटा 4 ही सार्थक अंक है। ये समझना जरूरी है। बाय द वे मान लीजिए कभी जीरो आ गया, जैसे कि संख्या में जीरो है, भी मान लीजिए शून्य अंक है। शून्य अंक की बात करें तो 1 3 5 6 के बाद में 2 जीरो है, या यहाँ पे पॉइंट है, दशमलव है तो 0.025 है। तो आपको मैं बता दूं किसी भी संख्याओं में अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ पे देखिए वो सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आते। यानी यहाँ पे सार्थक अंक बेटा कितना है, यहाँ बेटा सार्थक अंक 4 ही होंगे। क्या होंगे? 4 ही होंगे। और यहाँ सार्थक अंक की बात करें तो यहाँ बेटा कितना होंगे? 2 अंक होंगे। क्या होंगे? 2 अंक होंगे। ठीक, तो मतलब शून्य अंक शून्य दाएं या बाएं होता है, आखिरी में शुरुआत में होता है, तो वो शून्य सार्थक अंक में नहीं होता है। यदि वो अंक शून्य क्या हो, वो बीचों बीच हो या कहीं भी संख्या है, संख्या के बाद दशमलव है, उसके बाद में जीरो है, तो वो सार्थक अंक की श्रेणी में आता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसके अलावा जैसे कि 2.012 लिखा हुआ है, या ऐसे मान लीजिए 2 पॉइंट के बाद 00 कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो भी चलेगा। ऐसा है तो फिर वो सार्थक अंक की श्रेणी में आता है। इस श्रेणी में इस सब जो अंक है उसमें यहाँ पे ये भी सार्थक अंक है, ये भी है, ये भी है, ये भी, तो कुल मिला के बेटा सार्थक अंक कितने आएंगे? 4 आएंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी बेटा कितने आएंगे? 4। प्रश्न तो यहाँ आता है ना कि दशमलव आ गया फिर जीरो आ रहा है, तो यहाँ भी क्या सार्थक अंक है? बिल्कुल। यदि संख्याओं में संख्या अगर संख्या के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद जीरो है, या ये भी कह सकते हैं दशमलव की संख्याओं में यदि अंक पहले और जीरो बाद में है तो वो सार्थक अंक की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। समझना इस चीज को। जैसे कि आपने कोई संख्या ले ली बेटा 3.1000, अब ये सार्थक अंक है। अगर कोई जैसे कि ये बात करते हैं
एक के बाद जीरो जीरो सार्थक अंक नहीं है, बट आपको अगर कहीं दशमलव नजर आता है, अब ये दशमलव मैंने लगा दिया तो अब सारे के सारे जीरो क्या हो गए बेटा, सार्थक अंक हो गए। दशमलव वाले संख्याओं में यदि पहले अंक और बाद में जीरो है तो वहां सभी अंक क्या है, सार्थक अंक है। अब दशमलव वाली संख्याओं में देखो ये भी थी, पर पहले अंक और बाद में जीरो है, नहीं ना ऐसा, तो नहीं, तो वहां सार्थक अंक बेटा नहीं होगा, सार्थक अंक केवल संख्या ही होगी। बट दशमलव पहले हो चाहे बाद में हो, पर संख्या होनी चाहिए जीरो से पहले, तो पीछे वाले जीरो सारे के सारे सार्थक अंक है। यहाँ ये भी सार्थक अंक की श्रेणी में आते हैं, तो कुल मिला के सार्थक अंक हो गए 3 और 3 6, 6 2 8 सार्थक अंक हो गए। यहाँ देखिए 3 और 3 6, तो यहाँ सार्थक अंक हो गए बेटा 6। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा इससे भी महत्वपूर्ण चीज पूछी जाती है। मान लीजिए किसी वस्तु की संख्या है, वस्तु की संख्या की बात करें तो बेटा मैं कहूं 5 सेब है, 2 बॉल है, 2 क्या है, बॉल है, बोले तो गेंद है 2। इसके अलावा 2 पेंसिल है, या कुछ भी कह दो, किसी भी चीज की संख्या बता दो आप। 2 फोन है, तो किसी भी चीज की संख्या बता रहे हो। 12 केले है, तो किसी वस्तु या किसी भी पदार्थ की संख्या बताई जा रही है, तो संख्या जब भी बताई जाती है तो संख्याओं में सार्थक अंक पूछा जाता है। बताइए 20 बॉल में कितने सार्थक अंक, चलो सोच के बताओ आप कितने होंगे। आपको लग रहा है 1 होगा, नहीं। संख्याएं जब भी आती है तो संख्याएं एक निश्चित मान है। पहली चीज तो निश्चित मान है, तो आप दशमलव लगा के उसके पीछे कितने भी जीरो लगा दो, वो संख्या चेंज तो वैसे भी नहीं होगी। तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया तो कोई चेंज नहीं हुआ। दशमलव के बाद यदि जीरो आती है और उससे पहले बेटा संख्या है ना, तो सारे जीरो 1 2 3 4 5 तो 20 जीरो है। बट क्या 20 ही लगा सकते हैं, नहीं, आप चाहो जितने लगा सकते हो। तो किसी भी वस्तु की संख्या दे रखी हो, वस्तु की संख्या के पीछे अनंत जीरो लगा सकते हो, और अनंत जीरो लगाने से उन संख्याओं की सार्थक संख्या या सार्थक अंक बेटा अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अनंत को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे कि अल्फा लिखा जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अल्फा में थोड़ा सा अंतर है। ये अनंत है, क्या है, ये अनंत है। तो अनंत संख्याएं अनंत सार्थक अंक होता है। किनका, 12 केले में सार्थक अंक अनंत है, 5 सेव में सार्थक अंक अनंत है, 5 गेंद में भी, 2 गेंद में भी, 5 पेंसिल में भी, किसी की भी संख्या दे रखी हो तो वहां सार्थक अंक बेटा बहुत सारे अनंत होते हैं। ये हुए सार्थक अंक के रूल्स। सार्थक अंक के अलावा आपको सार्थक अंक का जोड़ बाकी और गुणा भाग भी आना जरूरी है। देखिए दोनों का अलग अलग रूल है। जोड़ बाकी एक ही नियम से होते हैं और गुणा भाग अलग नियम से होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जोड़ बाकी की। सार्थक अंक का जोड़ व बाकी, और दूसरा हम पढ़ लेते हैं गुणा व भाग। बात करते हैं जोड़ बाकी की। जोड़ बाकी कैसे होता है, कोई भी संख्या है जिसे जोड़ लीजिए आप 1.12 को 2.1 को, और हमारे पास एक संख्या है 3.414। ठीक है, ऐसी संख्या है, इन संख्याओं को जोड़ना है। और दूसरा है गुणा, तो गुणा में आप गुणा कर लीजिए 2.314 को कितने से, 2.1 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, यहां पे गुणा में आपको ध्यान ये रखना है कि उत्तर आपका न्यूनतम सार्थक अंक में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए, न्यूनतम सार्थक अंक। शब्दों को समझना, न्यूनतम सार्थक अंक में उत्तर आना चाहिए, जबकि यहां न्यूनतम दशमलव संख्या में आना चाहिए। यहां किसको देखेंगे, यहां न्यूनतम दशमलव संख्या देखेंगे। दशमलव संख्या का मतलब है न्यूनतम अंक कौन सी दशमलव में है वो देखेंगे, या ये कह सकते हैं कि दशमलव के बाद कम संख्या, दशमलव के बाद कम संख्या, और उसमें सार्थक अंक न्यूनतम होना जरूरी है। कैसे समझना इस चीज को, जोड़िए आप, जोड़ोगे तो आपको पता है ये 3 संख्याओं तक है तो इनके आगे जीरो लगा लीजिए, नहीं लगाओ तो भी आपको पता है जीरो ही है यहाँ। तो 4 का 4, 2 और 1 3, 4 1 5 1 6,
तो 6 पॉइंट, आगे है 3 2 5 और 6 बेटा 6। तो उत्तर देखिए संभावना क्या क्या है। एक तो ये आ गया, एक 6.63 लिख लो, एक आप लिख लो 6.6। तो सही कौन सा होगा? तो सही सार्थक अंक के अनुसार होगा न्यूनतम दशमलव। आप जिन संख्याओं को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो उनमें यह देख लो कि पॉइंट के बाद दशमलव कितने हैं, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 है, 1 है, 3 है। तो न्यूनतम कहां है? न्यूनतम तो आपको यही मिलेगी ना। अरे न्यूनतम तो यही मिलेगी। तो न्यूनतम दशमलव के बाद संख्या इसी में है और दशमलव के बाद केवल एक संख्या है, तो यही आपका उत्तर होगा या इसी रूल के अनुसार उत्तर होगा। तो इसमें आपको पता है दशमलव के बाद एक संख्या आनी चाहिए, दशमलव के बाद एक संख्या आएगी कितनी? 6। तो 6.6 राइट आंसर। बोले सार्थक अंक के अनुसार उत्तर क्या होगा जोड़ का? 6.6। बाकी में भी ऐसे ही होता है, बाकी हो रहा हो तो भी ऐसे ही होता है, जोड़ हो रहा हो तो भी ऐसे होता है। बात करते हैं गुणा व भाग की। गुणा भाग में गुणा कर रहे हैं, वही भाग का रूल है। देखिए गुणा आप करोगे, 1 को 4 से गुणा 4, 1 3 और 2, गुणा का चिन्ह, 2 से गुणा किया तो 8, 2 3 6 और 2 4। ठीक, जोड़िए 4 9 5 8 और 4। ठीक है ना। अब आपको यहां पता है कि दशमलव कितनी संख्या के लगता है, सबको जोड़ के 1 2 3 4, तो 4 संख्या, क्योंकि 3 तो इसमें छोड़ेंगे और 1 इसमें छोड़ेंगे। 1 2 3 4 संख्या के दशमलव लग गया तो उत्तर हो गया अभी ये लिए 4.8594। ठीक, बट क्या उत्तर सार्थक अंक के अनुसार सही है? नहीं बेटा, यहां सार्थक अंक क्या कहता है? सार्थक अंक कहता है न्यूनतम आपको क्या करना है, न्यूनतम सार्थक अंक ढूंढना है। तो न्यूनतम सार्थक अंक, इसमें तो सार्थक अंक बेटा 4 है और इसमें कितने 2 है, तो आपका उत्तर 2 में आना चाहिए। दशमलव को छोड़िए, आप सार्थक अंक को गिन लो आप। तो सार्थक अंक के हिसाब से दशमलव के बाद ये 2 संख्याएं, सॉरी सार्थक अंक 2, 4.8 सार्थक अंक के अनुसार उत्तर होगा। और सार्थक अंक कितने हैं इसमें? न्यूनतम 2 है। इस प्रकार जोड़ व बाकी भी किया जा सकता है। सार्थक अंक का जोड़ बाकी में दशमलव के बाद न्यूनतम संख्या वाला उत्तर होगा और गुणा भाग में न्यूनतम सार्थक अंक वाला उत्तर होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो था सार्थक अंक। सार्थक अंक के साथ ही एक चीज और पढ़ लेते हैं कि कोई भी मान आ रहा है वो सही है कि नहीं। इसके आधार पर दो हमें एक परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। 2 परिभाषाओं में एक आता है बेटा यथार्थता, एक आता है बेटा परिशुद्धता। देखिए क्या होती है परिशुद्धता और क्या होती है यथार्थता, 2 चीजें हैं। एक तो मैंने बताया क्या यथार्थता, एक बताया मैंने परिशुद्धता। क्या क्या पढ़ेंगे? परिशुद्धता, परिशुद्धता और दूसरा है यथार्थता। देखिए परिशुद्धता का मतलब तो होता है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी बोले तो आप ये कह सकते हो परिशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध या बिल्कुल सही मान आए, बिल्कुल सही मान आए, वो तो ये होता है परिशुद्ध। परिशुद्ध को कैसे याद कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपका वेट है 50 केजी, आपने जब वेट किया था शुरुआत में जब आया 50 केजी, बट आप कहते हो नहीं एक्यूरेट नहीं है, कुछ ना कुछ में एरर है। बट हम क्या है कि ग्राम में क्या जो वेट होता है उसे हम ध्यान नहीं देते। पर जितने भी जो दुकानदार लोग होते हैं उसको देखा है आपने, आप 1 केजी चाहे कुछ भी लेने जा रहे हो, चीनी लेने जा रहे हो, छाछ लेने जा रहे हो, या मान लीजिए दूध लेने जा रहे हो, दाल लेने जा रहे हो, कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो आप दुकानदार से लेने जा रहे हो, उसे देखना कि वो जब क्या करता है किसी भी तुला से इलेक्ट्रिक मशीन से उसका वेट करता है तो क्या करता है उसमें 1.0 कुछ भी वैल्यूज आती है, 60 आती है, हो सकता है 70 आती है, जो भी आता है उसको जीरो करने की कोशिश करता है तो उसे वापस बाहर निकालता है। या मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए 9.9987 ऐसे भी आ गया तो ज्यादा अंतर नहीं है, ये 1 केजी है, बट फिर भी वो उसमें डालता है, डाल के उसको 1 करने की कोशिश करता है। यानी आपने जब 1 किलो चीनी मांगी है तो उसका काम है कि उसे 1 किलो चीनी देनी है।
उसके लिए चाहे उसे उसमें दोबारा तोड़ना पड़े, उसे चाहे उसके लिए उसमें कुछ डालना पड़े या उसमें से कुछ बाहर निकालना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसका यथार्थ मान चेक करेगा। कभी कभी हमारे मन में डाउट भी आता है कि इसकी मशीन भी सही है कि नहीं है, तो काफी बार आपने प्रैक्टिकल किया होगा, आपने नहीं तो आपके गार्जियंस ने किया होगा कि उसे दूसरी जगह जाके उसे वेट करवाया, तो वहां भी उसमें वेट आया 9.999। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है पर डिफरेंस तो है, कुछ भी आया हो उसमें अंतर है, आता जरूर है। हाँ, हो सकता है उसकी भी इलेक्ट्रिक मशीन में क्या हो, गड़बड़ हो, इसलिए तीसरे के पास जाते हैं। तो किसी चीज को सही मापने के लिए, सही तोलने के लिए क्या करते हैं, उसका सही मान तक उसका बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। किसी भी प्रयोग को, किसी भी क्रिया को सही करने के लिए बार बार उस चीज का दोहरान करना क्या कहलाता है, उसका परिशुद्धता कहलाती है। परिशुद्धता तभी प्राप्त होती है किसी भी क्रिया को यदि बार बार किया जाए। एक बार में नहीं आया सही तो दूसरा आएगा, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में आएगा, और तीनों में अलग अलग मान होते हैं, तो आपको मध्यवर्ती मान को सही माना जाता है। बोले तो अपने आप में वो बीच में जो आया था वही उसका परिशुद्ध मान है। कहने का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए पाई का मान आया 22.79, फिर आया 22.77, फिर मान लीजिए 22.76, तो सही मान कौन सा माना जाएगा, 22.7 माना जाएगा या 77 माना जाएगा। जो भी वैल्यूज आती है मध्यवर्ती मान को परिशुद्ध माना जाता है। ठीक है, बोले तो ये एक औसतन मान हो गया अपने आप। बात करते हैं यथार्थता की। यथार्थता क्या चीज होती है, यथार्थता होती है वास्तविकता से रिलेटेड है ये। यथार्थ का मतलब ये भी समझ सकते हैं, कोई चीज का अर्थ दूसरा होता है और यथार्थ में उसका अर्थ कुछ दूसरा होता है। जैसे कि आप यथार्थ में प्रेजेंट हो, जो नहीं है, जो पहले पास्ट में थे वो चले गए, तो वो अपने आप में यथार्थ नहीं है। जो रियल में मान है वही यथार्थ है। जैसे कि आपकी फोटो का कंपैरिजन आपसे किया जाए रियल में, तो ये हुआ यथार्थता। तुलना किसी से करना, अब तुलना किससे कर सकते हैं कि आपकी फोटो की तुलना आपके घर वालों से की जा सकती है, नहीं, एक्यूरेटली मैच नहीं करती है। आपकी फोटो की तुलना आपसे की जा सकती है क्योंकि आप वास्तव में हो। ऐसे ही गणितीय अंकों में भी होता है। गणितीय अंकों में क्या होता है, जैसे कि एक मोल जो पदार्थ है ना बेटा, इस एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये मान फिक्स है। ये किसने बताया, अवोगाद्रो ने बताया। अवोगाद्रो ने एक संख्या बताई थी, अवोगाद्रो संख्या ही है, एक मोल पदार्थ का मान है, वैल्यू है। तो ये मान बता दिया गया, मुझे पता है, आज से आपको पता चल गया है, पहले भी ये पता था। ये मेरे मन से नहीं बनाया गया, किसी के मन से नहीं बनाया गया, ये गणना की गई है, एक्यूरेट मान निकाला गया है। हाँ, ये है कि शुरुआत में नहीं था, शुरुआत में उसे प्रैक्टिकली जनरेट किया गया, और जनरेट करने के बाद ऐसा ही नहीं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने उसे मान्यता दे दी कि हाँ ये अब क्या हो गया, नेशनली हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे चलेगा, इस एक मोल की वैल्यू इतनी ही आकी जाएगी। जैसे कि हमें बताया गया है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, बताया गया है, और आपको मैं ये बता रहा हूं, अगर मैं आपको आज 990 ग्राम बताता हूं तो आपको हजम नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे से पहले किसी ने आपको बता दिया है कि 1000 ग्राम ही है। किसने बताया, अरे किसी ने बताने की आवश्यकता नहीं है, मेजर किया गया मान है, यथार्थ मान है, वास्तविक मान है। ऐसा ही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने, इंटरनेशनल लेवल पे जो यूनिट है, यूनियन है, उसने इसे मेजर किया, डिसाइड किया है। डिसाइड पहले साइंटिस्ट ने उसे मेजर किया है, प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल का उसने क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया है, और उसने प्रूफ किया उस चीज को कि 1 kg में इतने ग्राम होते हैं। उसे मान्यता मिल गई, मान्यता मिलने के बाद ऐसा ही द्वारा उसे क्या कर दिया गया, एक वेरीफाइड कर दिया गया, उसके बाद सभी जगह वो चलता है। ये मान वहीं से आया है, तो इसलिए आज मैं भी वही बता रहा हूं जो आपको पहले बताया गया, वो भी वहीं से बताया गया, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। बोले यथार्थता कोई चीज होती है ना, वो पहले से लिखित है। हाँ, इस चीज को आप ये समझ सकते हैं कि कभी कभी हम किसी चीज को तोलने के लिए पत्थर के वाट का प्रयोग करते हैं। पत्थर का जो वाट है, पत्थर जो है उसको 1 kg का कर लेते हैं हम, 1 kg का कर लिया। अब किसी को कुछ भी तोड़ के दे रहे हैं तो एक पत्थर के वेट से ही दे रहे हैं। अब क्या होता है, पत्थर बार बार में गिरता है, बार बार में काम में लेते हैं, तो पत्थर जरूर उसमें से क्या होता है, डैमेज होता है, डैमेज होकर हल्का होता जाता है। तो फायदा किसको हो रहा है, आपको, उसको, आपको फायदा हो रहा है। आपको फायदा कैसे, कि वो पत्थर घिस रहा है, छोटा हो रहा है, 1 किलो का नहीं रहा। आप चीनी दे रहे हो 1 किलो की, पर वो पत्थर क्या 1 किलो का रहा है,
नहीं, वो 990 ग्राम का हो गया तो 10 ग्राम की जो बचत है वो आप ही को तो हो रही है। पर ये चीटिंग है, बड़े चीटिंग है। वास्तविक मान 1 kg की बात है तो वास्तविक मान आपको 1 kg देना पड़ेगा। आप अपने बिजनेस में फायदा इस प्रकार से नहीं कर सकते। यानी इसको इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस चेक करना हो कि हमारा पत्र सही है कि नहीं है तो इसको आप क्या कहाँ चेक करने जाओगे? एसआई के पास जाओगे। एसआई बोले तो सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस के पास जाओगे। थानेदार एसआई की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि आप सिस्टम में जाओगे नहीं। आपके पास इस एसआई के द्वारा बनाया गया एक वेरीफाइड लोहे का बना हुआ, ढलवा लोहे का बना हुआ एक क्या आता है इस प्रकार का पत्थर, लोहे का बना हुआ, धातु का बना हुआ एक बाट आता है जिसके ऊपर लिखा होता है 1 kg। ठीक है, अब उससे आप इसको कंपेरिजन करोगे अगर उसका वेट बराबर है तो आपका जो पत्थर है वो 1 kg का है, मतलब वास्तविक मान हुआ, ये परिशुद्ध मान हो गया और वास्तव में यथार्थ मान हो गया। इससे तुलना करना ही यथार्थता है। तो किसी रियल मान से, वास्तविक मान से, ये स्टैंडर्ड मानक मान से तुलना करना बेटा यथार्थता है। क्या है? यथार्थता। ठीक है, ये यथार्थता का भी जन्म सार्थक अंक के साथ ही होता है, यही होती है परिशुद्धता। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के लिए क्या नियम होते हैं जिन्हें कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।